गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 7 मई 2021। विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत लेसन हमारा 3 चल रहा है। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने अब तक जाना फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, सब हमने जानकारी कर ली। आज हम लोग अब इसके कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला में अपना स्थान लेते हैं। यह पहला जो हमारा आज का बिंदु है वह है, आपको दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर आप किसी स्पर्म की संरचना को देखेंगे तो वो जैसे आपके सम्मुख है ऐसे नज़र आएगी आपको। आज हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे, और ये किस प्रकार से बटे होते हैं। अगर चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर हम संरचना को देखें, शुक्राणु की यानी स्पर्म की संरचना को देखें, तो जो हमारा प्रत्येक स्पर्म है वो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन से? 3 भागों में। तो हेड, मिडिल पीस या मिड पीस, और तीसरा है टेल। देखिए, पहला सबसे ऊपर वाला जो भाग कौन सा है वो हेड है, दूसरा कौन सा है वो मिड पीस है, और तीसरा हमारा टेल है। 3 भागों में बटा हुआ है। और 3 भागों में भी जो जैसे हेड है तो उसके अपने अपने भाग हैं, कौन कौन से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर मिड पीस, उसमें कौन कौन से भाग हैं और क्या क्या वर्क होता है, और टेल है तो इसका क्या वर्क होता है। तो इस सब का हम आपको अभी बताते हैं कि करके। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। शीर्ष जो सबसे ऊपर की तरफ है, आप देख रहे होंगे संरचना में, जो हेड है प्रायः फूला हुआ होता है। देखिए, फूला हुआ भी है, घुंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा और डंडनुमा होता है। अलग अलग जंतुओं में लंबा हो सकता है, डंडे के आकार का हो सकता है। इसमें एक केंद्रक स्थित होता है। अभी आप लोग मुझे ये बताएं कि बड़ा अच्छा यहाँ पे आता है केंद्रक है, तो जो केंद्रक इसमें यानी न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? कई बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ लोगों ने सही आंसर दे दिए होंगे, मन ही मन में बिल्कुल सही आंसर दिए होंगे, राइट, अभी तुरंत दे दिए होंगे कि बेटा यहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों मिलकर ही डिप्लॉयड होते हैं। तो ये कौन सा है गैमेट है? ये हमारा मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट इसमें यानी कि ये कैसा है? हैप्लॉइड होगा। इसमें जो गुणसूत्र होंगे वो आधे ही होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा होता है केंद्रक, ये हैप्लॉइड होता है, और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है, थोड़ा सा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और इसके शीर्ष पर एक न्यूक्लियोप्लाज्म, आप यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब यानी कि जो केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला पाई जाती है वो इसमें प्रेजेंट होती है। इसके शीर्ष पर गोल्जी काय से बनी एक्रोसोम नामक संरचना टोपी की भांति लगी होती है। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक्रोसोम कैप लगी हुई है। ये जो एक्रोसोम कैप है, ये शीट है, यही अभी क्या बताऊँगा इसके बारे में आपको, ये कैप होती है, ठीक है। अभी मैं इन सबके आपको वर्क बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर की जो एक्रोसोम कैप है, ये क्या करती है? ये जब फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये जाके सबसे पहले क्या करती है, ये भेदती है। ये उसकी जो जोना पैलिस्यूडा है उसको जाके भेद देगी। तो भेदने में एक्रोसोम जो है ये यही वर्क करता है। फिर है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस जाके जो ओवरी का न्यूक्लियस है, ठीक है, उससे जाके फ्यूज करेगा। उसमें जो ओवरी में जो जो ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उससे जाके फ्यूज करेगा जो एग है। अब तीसरा हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस जो अंदर है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, दोनों का फ्यूज़न होना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है मिडिल पीस की।
मिडिल पीस यानी कि जो हमारा बीच का भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए यह केंद्र शीर्ष से पतला, मतलब यानी जो 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 ऊपर वाला सबसे हेड है उससे थोड़ा पतला होता है, दंडनुमा भाग होता है यानी कि डंडे के आकार का। और जो छोटी सी ग्रीवा नेक के द्वारा जो शीर्ष से जुड़ा होता है, एक आप नेक देखेंगे, दोनों के बीच में एक नेक है। मध्य भाग में जो जो बीच का पोर्शन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में देखोगे आप, मैं यहाँ दिखाई भी दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, लिखा है सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी के कारण क्या करता है, मूव कर पाता है, ये मूवमेंट ले पाता है। ये फ्लैजिलेटेड होता है, और फ्लैजिलेटेड इसीलिए है कि वो मूव करने में सहायता, आराम से मूव कर जाए। अभी देखिए तीसरा पोर्शन क्या है, तीसरा है टेल। टेल टेल में आप देखेंगे जो टेल है लंबी होती है, जैसे एक एज लाइक एक कोड़ा जैसे दिखा होगा, अपने कोड़े नुमा होती है, या आप देखोगे सर्पिलाकार आकृति में, ठीक है, और अत्यधिक गतिशील होती है। टेल के माध्यम से जो स्पर्म है वो लिक्विड फॉर्म में तैरता है, मतलब लिक्विड, जहाँ लिक्विड होगा, वैसे तो आप बताऊँ आपको मैं कि जहाँ लिक्विडिटी होती है, जैसे अंदर यूटिरस में लिक्विडिटी है, तो ये वहाँ मूव करके अपना जो है फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है, समझे। तो फेलोपियन ट्यूब में पहुँचा, तो पहुँचने के लिए उसे क्या चाहिए था, माइटोकॉन्ड्रियल पदार्थ चाहिए था। माइटोकॉन्ड्रियल पदार्थ उसको एनर्जी दे रहा था, उसने मूव करके आगे बढ़ा दिया फ्लैजेलम ने। तो ये इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात और भी है, फ्लैजेलम के ऊपर एक परत पाई जाती है, पूरे फ्लैजेलम नहीं, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द एक्सचेंज डू नॉट से एक्सचेंज एंड द फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस, जब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा, तब क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे के पूरे जोना पेलोसिटा यानी कि जो वो एग है उसको कवर कर लेगी, और उसको बंद कर देगी पूरे एग को, जिससे कोई दूसरा शुक्राणु यानी स्पर्म इसमें एंटर ना कर सके। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस ये स्ट्रक्चर जो है हमारा स्पर्म का कितना इम्पोर्टेंट है, और इसके कौन कौन से भाग हैं। चित्र आप लोगों को मैं दूंगा तो बनाइएगा, ठीक है, उसकी जो PDF है प्रोवाइड कराऊंगा। और साथ ही साथ जो क्रोमोसोमल नंबर हमने जाना क्या था कि हाफ क्रोमोसोमल नंबर होता है। अब आप लोग बताइएगा कि ये जैसे मान लीजिए हमारे कितने गुणसूत्र, मान क्यों लें, हमारा पक्का है कितने गुणसूत्र हैं, हमारे 46 गुणसूत्र हैं, 46 टोटल हैं। तो बताइए इसमें यानी स्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे, आप लोगों का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, आप लोगों को बताना है। और बाकी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, इसको याद भी करिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चित्र भी बनाइएगा, ठीक है, चित्र के जो भाग हैं उनको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कठिन चित्र नहीं है, बहुत सरल चित्र है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब ये चित्र समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड, जो हमारा आज का जो डायग्राम है वो है हमारा TS ऑफ ओवरी। ये भी कई बार पूछा जाता है, कई बार इसको जो है डायग्राम को बनाने के लिए बोला जाता है कि डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए, TS ऑफ ओवरी दे दीजिए, बहुत अच्छा चित्र आता है इसका। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, TS ऑफ ओवरी के बारे में, कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं। ये फीमेल हमारा पोर्शन है, ठीक है, लेकिन फीमेल गैमेट नहीं है, फीमेल गैमेट इसमें प्रोड्यूस होते हैं, इसमें बनते हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। मैंने बताया भी है आपको कि ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, उसमें से क्या होता है, अंडाणु बनते रहते हैं लगातार। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखिए, चलिए जानते हैं जो ओवरी है इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये आज हम पढ़ रहे हैं TS ऑफ यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। तो प्रत्येक जो हमारा ओवरी है, प्रत्येक ओवरी बादाम की आकृति का होता है, कि होती है,
यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक ओवरी अपनी ओर एक किडनी के समीप मेजोबेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ी रहती है। अगर आप देखोगे तो इस प्रकार अटैच रहती है। और दूसरी ओर जो जो लिंगामेंट्स होते हैं, जो ओवरियन लिंगामेंट्स होते हैं द्वारा गर्भाशय से जुड़ी रहती है। इस प्रकार वृषण यानी कि जो टेस्टिस है के विपरीत ओवरी उदर गुहा में स्थित होती है। अंडाशय यानी कि ओवरी अंडाणुओं यानी कि अंडों यानी एग्स की उत्पत्ति तथा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक मादा लैंगिक हार्मोन का स्राव करती है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है जानते हैं। जो अगर आप देखें कि प्रत्येक जो ओवरी में बाहरी जो स्तर है जनन एपिथेलियम, आप देखेंगे सबसे बाहर वाला जो स्तर होता है हमारा कौन सा है, ये जो जनन एपिथेलियम होता है यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम होती है। सबसे बाहर जो आप लेयर देख रहे हैं, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है। उसके बाद तथा भीतरी भाग स्ट्रोमा कहलाता है। इसके जो अंदर का जो भाग है, जो अंदर जो इसके अंदर जो जो द्रव्य बह रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा का स्ट्रोमा में रुधिर केशिकाएँ यानी ब्लड वेसल्स, आप ये देख रहे होंगे किनारे पे बना हुआ है ब्लड वेसल्स, तंत्रिका तंतु नर्व्स होती हैं। ठीक है। और डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं में ओवेरियन फॉलिकल्स या ग्रेफिन फॉलिकल्स बिखरे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रेफिन फॉलिकल्स अलग अलग स्टेजेस के होते हैं। कोई प्री मैच्योर होगा, कोई इमैच्योर होगा, कोई मैच्योर होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप यहाँ पे होते हैं। प्रत्येक ग्रेफिन फॉलिकल सेल्स के रूप में के समूह के रूप में होते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं के समूह होते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के लगातार विभाजित होने से ग्रेफिन फॉलिकल आकार में वृद्धि करता है। इन्हीं कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका अन्य की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ती है और विकसित होकर अंडाणु बनाती है। बात समझ रहे ना। इन्हीं ग्रेफिन फॉलिकल्स में से क्या होता है, जो फिर ग्रेफिन फॉलिकल्स बनना है उसी में से क्या होता है, एक कोशिका जो होती है अंडाणुओं का निर्माण करती है ग्रेफिन फॉलिकल्स में से। शेष कोशिकाएं फॉलिकुलर सेल्स कहलाती हैं। पूर्ण रूप से मैच्योर यानी कि जो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है ग्रेफिन फॉलिकल में से एक बाहरी यानी कि जो बहुस्तरीय, बाहरी बहुस्तरीय मतलब बहुत सारी स्तर का बना हुआ मेम्ब्रेना ग्लोमेरुलोसा तथा इसके अंदर एक फॉलिकुलर कैविटी होती है जिसमें एक रंगहीन द्रव भरा होता है। फॉलिकुलर कैविटी के भीतर oocytes स्थित होते हैं। इसके अंदर चारों ओर पतली विटिलाइन लेयर यानी कि विटिलाइन मेम्ब्रेन तथा बाहर की ओर एक मोटा पारदर्शी स्तर होता है जिसे जोना पेलोसिडा कहते हैं। अब मैं बात अगर जोना पेलोसिडा की कर रहा हूँ तो यानी कि बात यहाँ पे एग की हो रही है। तो जो एग का सबसे बाहरी स्तर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा बोलते हैं। ठीक है। और या इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, जोना रेडिएटा भी बोलते हैं। ठीक। जोना रेडिएटा के ठीक बाहर की कोशिकाएं कोरोना रेडिएटा कहलाती हैं। मैच्योर जो हमारा एग है का मेम्ब्रेना ग्लोमेरुलोसा से संबंध रखने वाली फॉलिकल सेल्स को डिस्कस प्रोलीजेरस कहते हैं। इतना आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ओवरी में स्थित फॉलिकल सूक्ष्म प्रवर्धों के रूप में दिखाई देते हैं, बहुत महीन धागों के रूप में, तंतुओं के रूप में दिखाई देते हैं, जो परिपक्व होने पर जो ओवरी की सतह पर आते हैं, मतलब जो मार्जिनल एरिया है वहाँ किनारे पे आ जाएंगे और फट कर अंडाणुओं को मुक्त कर देते हैं। मतलब जो एग्स हैं जो फट जाएंगी, जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, और जब फट जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, फट जाती हैं, वहाँ से क्या होता है, एक एग रिलीज हो जाता है। और जो फॉलिकल की जो गुहा होती है वो अब किससे, ब्लड से भर जाएगी। जो ब्लड है वो उसमें फिल हो जाएगा। फॉलिकल
फॉलिकुलर सेल्स रोजरी के थक्के के साथ, यानी जब उसमें ब्लड भर जाएगा जो फॉलिकुलर सेल्स में, तो वो क्या कहलाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाएगी। उसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अभी तक ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या थी, एक फॉलिकल थी, ठीक है, वो सिर्फ एग प्रोड्यूस कर रही थी। अब ये क्या करेगी, अब ये हार्मोन स्रावित करेगी। अब इसके बारे में हमने बताया था आपको, एक प्रोजेस्टेरॉन था और क्या दूसरा क्या था, और दूसरा एस्ट्रोजन। ठीक। अब है जो पीले रंग की ग्रंथि रचना है तथा अंडाणुओं का, यानी कि अंडाणु का यानी एग का निषेचन होने पर भी बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, आपको बताया था, ये मेमोरी ग्लैंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है जो यूटिरस और मेमोरी ग्लैंड्स को क्रियाशील बनाता है। निषेचन ना होने पर कार्पस ल्यूटियम नष्ट होकर एक धब्बे के रूप में दिखाई देती है, जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो इस प्रकार आज भी आप लोग देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसको क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से। इमेच्योर, मैच्योर, कौन कौन सी ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं और कैसे एग प्रोड्यूस हो रहा है। एग जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, इसको कैप्चर कर लिया जाता है। किसके माध्यम से, फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से उसको कैप्चर कर लिया जाता है। और वहीं आप जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब वही स्थान है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और आपका ओवम जो है आपस में फ्यूज़ करते हैं, और फ्यूज़ करने के बाद जो है आगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का प्रोसेस होता है, जो हम आपको भली भांति बता चुके हैं। ये छोटे छोटे बिंदु हैं, आप लोगों को उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको आप लोग लिखिएगा कॉपी में। और इसी कड़ी में आपको मैं एक और नाम बता देता हूँ, वो है हमारा मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। थोड़ा सही है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, केवल फीमेल्स में होता है, ठीक है। मनुष्यों में पाए जाने वाले इस चक्र को, यानी मनुष्यों में भी फीमेल्स में पाए जाने वाले इस चक्र को क्या कहते हैं, ठीक है, इसको आर्तव चक्र कहते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक मासिक चक्र कहते हैं। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है, यानी महिलाओं में। स्त्रियों में आर्तव चक्र का काल लगभग 28 दिन का होता है। इसकी शुरुआत 3 से 5 दिनों तक होने वाले रक्तस्राव से होती है। इसके अंतर्गत यूटिरस की अंतःभित्ति, जो यूटिरस आपको बताया है मैंने कई बार पिछले वीडियो में भी दिखाया था, अंतःभित्ति और उसकी रक्त वाहिनियाँ नष्ट हो जाती हैं। यानी जो जो लेयर जो डेवलपमेंट के लिए बन रही होती है लेयर, तो जब फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है तब जो लेयर बन गई है उसका क्या होना है, तो उसको अब नष्ट होना है। तो जो बाहरी सबसे जो यूटीएस की सबसे भीतरी मतलब जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो क्या करती है, वो नष्ट हो जाती है। उसमें जो ब्लड सेल्स होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं, और जो एक तरल का रूप धारण कर लेती है, लिक्विड बना लेगी। यह द्रव रक्तस्राव के काल में शरीर से बाहर निकलता रहता है। मासिक चक्र तभी आता है जब प्रोड्यूस हुआ एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है। यदि किसी महिला का मासिक चक्र रुक जाता है तो ये उसकी गर्भावस्था को प्रदर्शित करता है, मतलब यानी कि वो शी इज़ प्रेग्नेंट। उसके अलावा तनाव, कमजोरी इत्यादि भी अन्य कारण हो सकते हैं। स्त्रियों में मासिक चक्र 50 वर्ष की आयु के पश्चात लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को मीनोपॉज कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज इसको भी स्टडी किया। अब हमारे जो जो 3 बिंदु हैं, यानी कि स्पर्म और ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी, और हमारा आज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये तीनों कंप्लीट हो गए। आप लोग इसको नोट करिएगा। कहीं कोई बात अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताने के लिए सदैव तत्पर हूँ, ठीक है। कहीं कोई अगर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तीनों बिंदुओं में तो बताइएगा। आई थिंक ऐसा हुआ नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, ठीक है। टीएस ऑफ ओवरी आपको बनानी है, चाहे तो आप लोग इससे बना सकते हैं, जो डायग्राम मैं भेजूँगा आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें केवल कोई डायग्राम नहीं है, केवल आपको रिटन वर्क है, उसको लिखना है आप लोगों को, और कॉपी पे नोट करेंगे। इसी के आगे लेसन नंबर 3 में ही नोट करेंगे, ठीक है। और सुंदर चित्र सुंदर बनाइएगा, ये खास बात है। डायग्राम के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम जब आप अच्छा बनाएंगे तो एक अट्रैक्टिव एक अप्रोच होती है,
वो दिखाई देती है कॉपी पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।